नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय सिंह आपका अनअकैडमी के इस मंच पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। और मैं आपके लिए लेके आया हूं ये इतिहास एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। पहले समझते हैं, मैं आपको समझा दूं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, बात ऐसी है कि आप लोग जो पिछले वर्षों के प्रश्न से परिचित नहीं होते हैं, तो कई बार पढ़ाते समय आप उसका फैक्ट को समझ नहीं पाते हैं, किसको फिल्टर करें, किसको सेव करें, किसको रखें, किसको ना रखें। तो जो लोग नहीं अभी तक एमसीक्यूज को महत्व को समझे हैं, पहले उनके लिए है। और आप ऐसे लोग जो पढ़ चुके हैं उनके प्रैक्टिस के लिए तो लाभान्वित करेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों ही तरीके से आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है ये लाभ पहुंचाने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं बस बताना चाहूंगा कि ये अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पास जा रही है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाया कि मुझे लाइव चाहिए, तो ये लाइव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके ऑन डिमांड होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए मतलब, हाँ, लोग आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। कमेंट में अगर आप बोलते हैं, लोगों की डिमांड बनी रहती है, आप लोगों का प्यार बना रहता है, तो जरूर निश्चित तौर पे वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी है वो आपके लिए कुछ चीजें और ला रहा है, नए तरीके से, नए फ्लेवर में, नए रूप रंग में। क्या क्या नई चीजें आ रही हैं वो आपको देखना है। अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या है कि कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस कवरेज, ठीक है। डेली न्यूज एनालिसिस और करंट डेली करंट अफेयर, ये आपको रोज मिलेगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, और मोटिवेशनल वीडियोस है, स्ट्रेटजी समझ जो वीडियो है वो भी आपको मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर एंड जो एडिटोरियल एनालिसिस है, जो कि बहुत मतलब महत्व का होता है यूपीएससी के लिए। मतलब आपसे क्या कहूँ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ होता ही नहीं है ना। उसके बाद आइकॉनिक वीडियो बाय टॉप एजुकेटर टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो आइकॉनिक वीडियोस आपको जो होंगे, जो टॉप एजुकेटर हैं हमारे अनअकैडमी के, वो आपके लिए टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि आपके लिए एक नए फ्लेवर में आ रहा है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी, है ना। और आपको बताऊं कि आपका यहाँ सिलेबस तो कवर हो रहा है, करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, मोटिवेशनल वीडियो मिल रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रही है, मतलब कंप्लीट पैकेज है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरफ कदम बढ़ाया जा के तरह, हाँ, इसी तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई भी कदम आपके सहयोग के बिना तो पूरा होगा ही नहीं। तो आप अपना सहयोग और आपकी जो भी सलाह है, कोई शिकायत है तो वो भी आप जरूर बताइएगा। और आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बताइए। और कुछ आप सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइए। तो वही मैंने आपसे कहा, सलाह हो या शिकायत हो, दोनों को ही आप प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि इतिहास एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा लूंगा, ठीक है। फिर आपके पास समय होगा कि आप अपना भाई कमेंट कर सकें, अपने उत्तर चुन सकें, है ना। क्योंकि कुल मिला के जितनी भी कवायद है सब आपके लिए हो रही है, तो आपका पार्टिसिपेशन तो आवश्यक है ही। तो जो हम लोग पहले क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन जो है उस पर आपको थोड़ा सा एक समय दे दूंगा अंदाजे से, है ना। आप अपना उत्तर देंगे, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को ले लेंगे, सही उत्तर बता आपको देने के बाद, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस, बी वी डी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी, या डी भगत सिंह। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आपने आधुनिक भारत नहीं कभी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, बने रहिएगा, कम से कम आपको नई चीजें मिलेंगी, है ना। और जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा रहेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। तो एक आइडिया लगता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं, है ना। पढ़ते समय किन चीज़ों को फिल्टर करके अपने पास रख लेना है, वो आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो आपको मतलब जिसको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा,
मतलब किसके उत्तर कितने ज्यादा आए वो मैं जरूर देखूंगा, ये मत सोचिएगा सर देखेंगे ही नहीं ना, मैं देखूंगा। ठीक है। अभिनव भारत, ये जो है वीडी सावरकर साहब का है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। अभी आगे के चलते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन से संबंधित नहीं होता है तो मैं अभिनव भारत के विषय में आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है। वैसे अभिनव भारत को आपको बताऊं, ये मतलब महाराष्ट्र की जो है वो मित्र मेला थी, मित्र मेला को ही इन्होंने थोड़ा सा नाम बदल के, नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत के रूप में दोबारा इसको मतलब नाम लोग वही थे, नाम बदल दिया बस। ठीक है। अब नाम क्यों बदलते हैं, कई बार समय के साथ जब चलते हैं हम तो उद्देश्य हमारा कुछ और होता है, और थोड़े समय बाद आगे जाने के बाद उद्देश्य थोड़ा सा बदल जाता है। तो उद्देश्य बदलता है तो कई बार व्यक्ति उस वो उद्देश्य हमको लगातार याद रहे इसलिए नाम भी बदल देता है ना। तो इसमें ये परेशान नहीं होंगे कि अरे नाम या सब लोग नाम ही बदलते हैं, ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो वीडी सावरकर, अभिनव भारत याद रखिएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, मेरे ख्याल से आप सभी उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर पहला है वीडी सावरकर, सी आर दास, बीजी तिलक और एस सी बोस। मेरे ख्याल से आप सभी उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें। और आपको ये सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं हटा भी सकता था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो ही चुका था, लेकिन मैंने हटाया क्यों नहीं, तो आपको बताना चाहूंगा। एक चीज जब बार बार आप पढ़ते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में वो स्थायी स्मृति में आ जाता है। तो यही मेरा भी छोटा सा प्रयास है आपके लिए। ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा, जो है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भकना ने? किसने शुरू किया था, जरा सा बताइएगा तो देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए भाई। मित्र मेला, अभी अगर थोड़ा सा भी आप सक्रिय रूप से आपने सुना होगा तो मैंने एक चर्चा की है अभी। हाँ, तो जरा सा आप अपने ऊपर खुद का देखिए कि आप कितना ध्यान देते हैं बातों पर। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अभी भी अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपसे गलती कहाँ कहाँ हो जाती है। ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये एक्चुअली में मित्र मेला जो है वो बनी थी, बाद में इसको अभिनव भारत के रूप में किया गया, और अभिनव भारत के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैंने आपसे जिक्र किया था ये नाम बदलने वाली बात। ठीक है। तो उत्तर इसका है विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहां पर ये बताइएगा? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान से प्रश्न है ये, जिसके उत्तर आपको देने ही चाहिए ना। उत्तर दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने बेहतर उत्तर दिया होगा। महाराष्ट्र निश्चित तौर पर, बंगाल नहीं, उड़ीसा नहीं, और उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि आपको अभी मालूम होना चाहिए कि वीडी सावरकर कहाँ से थे, कम से कम इतना तो पता होगा ही आपको। इसलिए मैंने आपसे ये उम्मीद रखी थी कि आप सभी बेहतर उत्तर दे पाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइएगा दोस्तों, नरम दल और गरम दल का उद्भव कहां से आप देख रहे हैं, बताइएगा। कोशिश कीजिए। पहली बात, आपके पास जो 4 विकल्प हैं सबके ईयर को थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश कीजिए, और फिर जो क्वेश्चन लाइन है उससे संबंधित अन्य फैक्ट को पकड़िए और उससे मैच करिए, शायद आपको याद आ जाए।
नहीं आता है ये कहना आसान है, लेकिन कोशिश करके देखिए। ऐसा तो है नहीं कि कभी इतिहास पढ़ी ही नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का उद्भव आप किस आंदोलन के बाद देखते हैं? देखिए, जो नरम दल और गरम दल में मानसिक विभाजन तो पहले से हो गया है, लेकिन स्पष्ट विभाजन जो आप देखते हैं वो स्वदेशी आंदोलन के पश्चात ही देखने को मिलता है। कमेंट करके बताइएगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, ठीक। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, क्या नाम था बताइएगा? क्या नाम था बताइएगा? 1838 में जो संगठन स्थापित हुआ उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन? क्या नाम था? दिमाग पर जोर डालिए भाई, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। आपने कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, उस पन्ने को याद कीजिए। अरे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद कर सकते, उस पन्ने को याद कर लीजिए, देखिए कहाँ पे आपको मिलता है। जल्दी से देखिए, जो आपने किताब में लिखा पढ़ा होगा वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी पढ़ा होगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी पढ़ा होगा। तो लैंड होल्डर्स क्या हुए? जमींदार हुए, ठीक है। इसीलिए कई बार मैं आपसे कहता हूँ हिंदी या इंग्लिश दोनों पर ध्यान दीजिए। और हिंदी वालों के साथ ये धोखा ज्यादा होता है कि इंग्लिश वाला तो चलो ठीक है, इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन क्या ही बार क्या आता है ना कि ये सब चीजें बदल दी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम हिंदी वालों को चाहिए कि कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों का जहाँ इस्तेमाल है उसको दोनों को ही इस्तेमाल कर लें, या इंग्लिश वाले को इंग्लिश के टर्म में ही याद रखें तो बढ़िया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? मतलब ब्रिटिश संसद में भारत का भी कोई बंदा चुन करके वहां पहुंचे, कोई भी व्यक्ति वहां चुन करके पहुंचे। तो ये मांग किसने की? दक्कन एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ने, दी मद्रास महाजन महाजन सभा ने, या पूना सार्वजनिक सभा ने? ये मांग किसने की? आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो ना, तो कुछ चीजें आपको एक और बात बताता हूं, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का कि एग्जाम में कैसे आता है। जिसने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। एक चीज और हो जाती है, मालूम है क्या? बहुत सारे प्रश्न आपको बताऊं, आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उन प्रश्नों को आप किताब से हल नहीं कर सकते, आप प्रश्नों को पुस्तक से हल नहीं कर सकते, आपके पढ़ने में मिलेगा ही नहीं कहीं, है ना। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं जो किताब में आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक लाभ और जो मुझे दिखता है वो ये है ना, जैसे कोई बहुत सारी चीजों की चर्चा होती ही नहीं है जब तक वो पूछ ही ना जाए। तो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब उसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने किताब पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया था। चलिए, तो इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर है डी, द पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, एमजी रानाडे वाली पूना सार्वजनिक सभा। ठीक। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बताइएगा कौन थे, बताइएगा कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? केबीसी वाली फीलिंग आ रही है ना? केबीसी वाली फीलिंग आ रही है, बताइएगा। बस पैसे नहीं है मेरे पास देने को, है ना। केबीसी वाली फीलिंग आ रही बाकी। इंडियन एसोसिएशन
ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी या SN बनर्जी, इन्होंने सिविल सेवा आंदोलन चलाया था, बाद में फिर ये कांग्रेस में मर्ज हो गई, है ना। ठीक, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो आप नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर दीजिए, और इसमें थोड़ा सा समय बढ़ करके ले लीजिए, लेकिन उत्तर दीजिए। ये मिसप्रिंट है, 2 बार लिख गया ऑप्शन डी। कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, बेसिक पे जाइए कि सुधार आंदोलनों की तरफ कौन वर्ग आकर्षित नहीं हुए, या अंदाजा लगाइए नरम दल कहां से निकलता है और वो नरम क्यों कहला रहा है, उस पर जरा ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए देखिए, धर्म और समाज सुधार, जैसे आज भी मैं बताऊं, एक उदाहरण दे रहा हूं बस, ठीक है। जैसे आज आप पढ़ते हो ना, ये ट्रिपल तलाक पर बहुत लोगों का ये कहना है कि हमारे धर्म पे हमला है। ऐसे ही एक समय सती प्रथा, हालांकि ज्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन थी तो थी, अब क्या कह सकते हैं। सती प्रथा पे जब अंग्रेजों ने सुधार करने की कोशिश की, तो इनका भी वही रिएक्शन था, इस समाज का भी वही रिएक्शन था। फिर बाद में धीरे धीरे समझदार हुए, पढ़े लिखे बने, समझे तो समझे कि भैया ये गलत है। हाँ, अंग्रेजों ने हटा दिया तो अच्छा ही किया। और मजेदार बात बताएं, सती प्रथा में आपको बताएं कि अंदर से ही, समाज के अंदर से ही बहुत बात आई, जैसे राजा राम मोहन राय का प्रयास है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, अंदर से आवाज आई। तो यहाँ समझिएगा कि सुधार आंदोलनों के लिए जो मैंने अभी एक उदाहरण दिया राजा राम मोहन राय वाला, देखिए बुद्धिजीवी, नगरीय और उदार रजवाड़े। जैसे कि देखिए, पहली बात तो समझिए कि बुद्धिजीवी, नगरीय, उदार से ऐसा मत समझिए कि मतलब कुछ अलग है, नहीं, इसका संबंध शिक्षा से ही है। शिक्षा का संबंध, हर शिक्षित आदमी जागरूक नहीं होता है, लेकिन शिक्षा का संबंध जागरूकता से होता ही है। ऐसा नहीं कि जितने लोग शिक्षित होते हैं सबके सब जग के जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप आसपास देखिएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे, एक से एक पढ़े लिखे मूर्ख मिल जाएंगे शिक्षा पाने के बाद भी। तो शिक्षा जागरूक करती है, ऐसी एक अपेक्षा की जाती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा के अभाव में, मतलब सॉरी, जागरूकता के अभाव में आपकी शिक्षा शिक्षा नहीं है, फिर वो साक्षरता मात्र है। साक्षरता का मतलब एक 7 वर्ष से अधिक का अगर कोई बालक है, बालक बालिका है, तो एक भाषा लिखना और पढ़ना जानता हो, उसी को साक्षर बोलते हैं। अगर शिक्षा का संबंध जागरूकता से होता ही है, तो यहाँ शिक्षा किसकी पहुंच में है? तो देखिए, ये जो नगरीय उच्च जातियां हैं या रजवाड़े हैं, यही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा उस समय ऐसी तो है नहीं। अच्छा, इन्हीं में से एक वर्ग इधर से तरफ आ जाएगा, जो बुद्धिजीवी टाइप के संज्ञा, या संज्ञा ना कहें, विशेषण कह ले, एडजेक्टिव कह ले, उसको प्राप्त कर लेगा। तो ये 1, 2 और 4, मतलब ये वो क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आप अंधाधुंध भाग नहीं सकते। अभी तो वो क्वेश्चन जो थे वो सीधे फैक्ट पे थे। चलिए आगे, अगला। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया? जल्दी से बताइए, मुझे लगता है आप जैसे सभी लोग को पता होगा। जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, सही गलत का नहीं सोचना है, बस आपको अटेम्प्ट करना है। आप अपने को अंदाजा लगाइए इस, और आपको मैं बताऊं, बार बार ये कहता भी हूं, जैसे 5 तारीख को भी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझिए। 5 नवंबर को, 5 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट होना है, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है 4 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। और आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, टेस्ट देने में आपका क्या जा रहा है भाई? टेस्ट दीजिए,
पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो भी एक बार टेस्ट दे करके देखिए तो आपकी स्थिति क्या है, किस तरफ है, कहाँ है आप, है ना। तो उसको मेरे ख्याल से जितने भी लोग आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट आपको देना चाहिए। बाकी तो आप वयस्क हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, मैं क्या बोलूँ इसमें अब, है ना। चलिए, जो पहला मदरसा था वो कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप? कौन था? बताइएगा कौन था, बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, बहुत पूछा जाता है, मतलब पूछो मत। 1784, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स। नील विद्रोह किसके बारे में था? इस प्रश्न पर आप समय ले सकते हैं, काफी थोड़ा सा सब पढ़ने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा समय ले लीजिए, मैं आपको देता हूं समय, है ना। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत, ए जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी, नैयल रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडा वाला एक विद्रोही आंदोलन, क्या था ये नील विद्रोह, ये आपको बताना है। अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस कोड का प्रयोग कीजिए, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे सहयोग के लिए, आपके प्यार प्रदर्शन के लिए। भाई प्यार तो जताना ही पड़ता है ना, फेवर तो दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। ताकि मुझे और उत्साह है कि मैं और आपके लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ, आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, और है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए एक्चुअली में बात ये थी, एक मिनट। खराश बहुत होने लगी भाई अब, है ना। सुनिएगा, नील विद्रोह एक्चुअली में उस समय यूरोप में रासायनिक रंग बनने लगे थे और इसलिए नील की अब वो डिमांड नहीं थी, है ना। अब वो डिमांड नहीं थी तो वो कीमत भी नहीं मिल रही थी, कीमत नहीं मिल रही थी, फिर भी ये लोग, अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे उन्होंने कहा कि भैया हम तो कीमत यही देंगे, और आपका पट्टा है, हमसे लिखा लिखा पड़ी है कि आप इतने साल तक हमारे साथ रहेंगे, खेती करेंगे, आपने लिखा पड़ी से है, तो वो हम जो कीमत दे रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा और आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अब मूल्य तो सही नहीं मिल रहा तो क्यों करेगा आदमी। तो ये चाह रहे थे, किसान चाह रहे थे कि भाई नील की खेती की अनिवार्यता से छुटकारा मिल जाए। अंग्रेज कह रहे थे अगर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है या उससे पीछे हटना है तो उसके बदले में भुगतान करना होगा। हाँ, समझ रहे हैं आप बात। कॉन्ट्रैक्ट के अगर बाहर जाना है तो भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो जिसके विरोध में आप ये देख रहे हैं, तो लिख रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, पर एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये अमान्य मूल्य का कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? बताइएगा, सीधे सीधे फैक्ट पे क्वेश्चन है, बताइएगा, जल्दी से बताएंगे, मेमोरी पे जोर डालेंगे। वैसे क्रम से दिया है, नवंबर 56, दिसंबर 56, जनवरी 57, फरवरी 57, एकदम क्रम से दिया, बिल्कुल कंफ्यूज करने का पूरा इरादा बना रखा है ना। लेकिन वो कंफ्यूज करेंगे, हमको होना नहीं है,
समझ रहे हैं? वो करेंगे, कंफ्यूज उनका काम है, लेकिन हमको होना नहीं है। दिसंबर 1856, दिसंबर 1856, ठीक है, याद रखिएगा। सीधे फैक्ट पे, इस पे क्या ही बात हो। अब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा 2 बार। अब मैं तो नहीं पढ़ूंगा अब, क्योंकि आप दोबारा तिबारा मैं पढ़ूंगा, टोन जैसे ऊपर नीचे हो गया पकड़ लेंगे क्या पकड़ना है, ठीक है, समझ जाएंगे तुरंत किस शब्द को आधार बनाना है। और ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा कि चारों ही सही है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन को जरा ठीक से देखेंगे तो अभी आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। बताइएगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या था ये आपको बताना है। थोड़ा सा समय ले लीजिए, मुझे तो बताना ही है, क्यों परेशान होते हैं। अभी थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो जोर डालिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है ना, आपका पढ़ा हुआ होता है, एग्जाम में जाते हैं फिर आपको याद नहीं आता है, और जब बाहर निकल के आते हैं कोई जरा सी बात कर देता है, आपको लगता है अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, ये तो मैंने पढ़ा था, बताओ वहां पर याद नहीं आया, ये आपको होता है सब। तो एक्चुअली में देखिए, जो ये जीवन को नहीं जिया है उसे लगेगा अरे बहाना मार रहा है, लेकिन मुझे पता है ये सब भी चीजें होती ही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरा चीज को समझिए, आपसे प्रैक्टिस क्या करवाई जा रही है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मुख्य तात्कालिक कारण वो पूछ रहा है, मतलब हड़प नीति तो पहले चल रही थी, क्या दिक्कत है। सैनिक का संतोष तो बहुत पहले से था, 2 पैसे का डाक टिकट, प्रमोशन, समस्या पहले से थी। आर्थिक शोषण तो कोई एक दिन का बात थी, वो तो बहुत पहले चल रहा था। ये तो बारूद था, ये सब बारूद है, बारूद का ढेर यहाँ पे रखा हुआ है। ये माचिस का काम किया क्या, ये धर्म में हस्तक्षेप, गाय और सुअर की चर्बी जानबूझ के लगाई जा रही है, ये तात्कालिक कारण हुआ ना, है ना। बताइएगा क्या आप फील कर पा रहे हैं। जो आप क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या एक्सप्लेनेशन के बाद क्या फील करते हैं उससे भी मुझे अवगत कराइएगा। हाँ, और ये मतलब ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग ही करेंगे, ये आपके मतलब होता है ना, आपको अगर चीज पसंद आ रही है तो उस हिसाब से चीजें ले जाई जाएंगी, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, है ना। तो मेन चीज वही है, आप लोगों की पसंदगी पे है ना, डिमांड पे, सब कुछ तो आपके लिए ही है ना। तो तात्कालिक कारण का मतलब समझिए, मतलब बारूद है ये भी, बारूद है ये भी, और बारूद है ये भी। इस बारूद पर माचिस किसने दिखाई, आग किसने लगाई, तो वो कारण है ये अंग्रेजों का धर्म के मामले में हस्तक्षेप। तात्कालिक शब्द को आधार बनाइए, यहाँ तात्कालिक कारण पूछ रहा है, बाकी वैसे कारण पूछेगा तो चारों ही कारण है, लेकिन तात्कालिक को पूछ रहा है। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में, सीधे सीधे फैक्ट है, और मुझे लगता है आप सभी उत्तर दे ही देंगे, है ना, ऐसा मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। मंगल पांडे की घटना हुई कहां पर, बताइएगा। बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। मेरठ में क्या हुआ, बैरकपुर में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, अंबाला में क्या हुआ, ध्यान कीजिए। चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे कैसे घटित होती हैं, उस पर जाइए। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आंसर क्लू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें आंसर किस तरीके से अपने ढूंढने चाहिए। कभी कभी जब मस्तिष्क में चीजें ना आए तो पूरे घटनाक्रम पे जाना चाहिए। मंगल पांडे की घटना हुई बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर में। बाद में फिर जो कैदी भागे थे वो फिर बाद में मेरठ मेरठ जाते ना, 10 मई 11 मई के आसपास, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे,
तो आपको बताना है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, यह अब आपको बताना है कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं, ये अब आपको बताना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बताइएगा, बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब देखिए एक बात और, कमेंट जरूर कीजिए, आप अपने आंसर को जरूर दीजिए, है ना। मतलब ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, कौन सा अडानी के अंबानी के शेयर गिर जाएंगे, क्या हो जाएगा, है ना। देखिए क्या, पहले सोचिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था? नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि जनरल शब्द तो बाद में आया ना, 1773 के एक्ट से आया है, याद कीजिए। ये बंगाल का गवर्नर तो था और प्रथम तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि प्रेसिडेंसी नगर बहुत पहले से बने हुए हैं, तो गवर्नर तो पहला कता ही नहीं था। अभी जो जानकारी आपके पास है उस पे ही उत्तर कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूं। अब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था उस पर मत जाने जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कब था ये हमको पता है। तो जनरल तो कतई नहीं बना था, क्योंकि जनरल वाला पद ही 73 में आया था, तब तक तो वो था नहीं, तो पहला तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब केवल एक यहां लिखा है, ये भी गलत है, और केवल एक, एक और दो दोनों सही है ये लिख रहा है, तो ये भी गलत है। अब बचे ये और ये, ठीक है। आप चलते हैं दो का परीक्षण करते हैं, क्योंकि ये गलत नहीं है तो ये, अगर ये गलत भी हो जाता है तो डी पे जाना पड़ेगा, और ये सही होता है तो बी पे जाना पड़ेगा। तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड क्या है वो याद करना पड़ेगा। तो आप अगर पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे आप भी धीरे से, जैसे कि हमने कर लिया है, आप भी कर लेंगे धीरे धीरे। अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आप कर ही लेंगे। अरे हाड़ मास का व्यक्ति अगर कर ले रहा है तो आप भी कर लेंगे, मंगल ग्रह का आदमी थोड़ी ना आएगा, आप ही करेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल, अब ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल जो आया था वर्ल्ड, वो 1833 के एक्ट में आया था, अगर आपको याद हो तो ये ठीक है। 1828 के 35 टाइम पीरियड का बेंटिक का है, 1833 में आया था एक्ट, उसी एक्ट से किया गया था, ठीक है। तो ये केवल दो जो बिल्कुल सही है, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मतलब मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त की बात हो रही है यहाँ पर, किसी और की बात नहीं हो रही। सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, कौन था अंतिम जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा, मुगल सम्राट की यहाँ बात हो रही है। कोशिश कीजिए। देखिए ये मुर्शिद कुली जाफर खान साहब हैं, मुर्शिद कुली जाफर खान, और इसके बाद इनके दामाद और फिर उनके दामाद, उनके नवासे, वो सब शुरू हो जाता है। मतलब मुर्शिद कुली जाफर खान जो है ये अंतिम व्यक्ति है जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया है। उसके बाद मुगल सम्राट भी उतने सक्षम नहीं थे, और यहाँ पे भी फिर इनके दामाद वामाद अपना बंगाल को स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। तो बंगाल का जो मुर्शिद कुली जाफर खान है ये अंतिम बंगाल का गवर्नर है जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त है। इसके बाद ये जो गद्दी है वो खानदानी हो जाती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष में आया था? जल्दी से सब लोग उत्तर दीजिए, सबको पता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। अपेक्षा है कि आप जल्द से जल्द इसका उत्तर देंगे, सबको ही पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ना, लेकिन हाँ अटेम्प्ट जरूर करिए। 1498 ईस्वी, ठीक है। चलिए
ब्लू वाटर पॉलिसी निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? अल्मेडा, अल्बुकुर्क, डोपले, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है अभी समझा देता हूं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या क्या मतलब है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर समझा देता हूं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। देखिए, ये अल्मेडा है, अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। देखिए, अब सवाल है नीला जल योजना, नीला जल योजना इन्होंने लिख दिया है तो लिख दिया है, इन्होंने का मतलब क्वेश्चन में लिख दिया गया तो लिख दिया गया है, वरना ये हो सकता है आपसे इस तरीके से ही पूछा जाए। देखिए, समुद्र है, समुद्र का पानी नीला हरा ही दिखता है, मतलब कहीं कहीं नीला, एकदम नीला और हरा। और नीला और हरा दिखने के लिए जरूरत यह है कि पानी शांत हो, ठहरा हुआ हो। अगर उसमें हलचल होती रहेगी तो वो कलर उस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो सागर जल है ना, सागर जल वो शांत रहना चाहिए, मतलब यहां पर कोई भी अन्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और पूरे समुद्री जो मार्ग हैं उस पर नियंत्रण कर लेना है। किसको? देखिए, पुर्तगालियों ने तो पहले समुद्र पे ही नियंत्रण किया, यही तो कहा कि अब यहां से जो भारत से जो भी व्यापार होगा उनके माध्यम से होगा, उनके संरक्षण में होगा, है ना, कार्ड योजना जो उन्होंने लागू की थी। ठीक, तो वही है ब्लू वाटर पॉलिसी कि यहाँ पर हम शांति बनाए रखेंगे, और शांति तब बनाएंगे जब अपने नियंत्रण में लेंगे, है ना, ये बात है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। कौन थे बताइएगा जरा तो, जल्दी से बताइएगा, बहुत समय पे लेने की आवश्यकता नहीं है। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। उत्तर है डी, पुर्तगाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखिए, जैसे इसने पूछा है कि सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन है? पुर्तगाली। और वैसे पूछ लिया कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन, तो आप इस तरीके से पुर्तगाली। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सतर्क रहें, तैयार रहें, होशियार रहें, मतलब सावधान इंडिया वाला नहीं बोल रहा हूं, है ना। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कागज का प्रयोग बताइएगा। कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऐसा माना जाता है कि भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और कागज का आविष्कार अगर पूछा जाए कहां पर हुआ तो वो चीन में हुआ। ठीक है, चीन में। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाई दरवाजा का निर्माण बताना है, जल्दी से, बिल्कुल फैक्ट पे बेस है, कुछ अलग और नया तो है नहीं, जल्दी से, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो सी, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी कहां पर? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। कहां पर, कहां पर बताइएगा। घोड़े के नाल, यही होता है। वैसे आप पढ़ेंगे तो शायद ये सब चीजें ध्यान ना दें, आप चूंकि क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया है, यहां अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। ये होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे आप भले ना इस पे ध्यान देते, जब किताब में लिखा होता तो हो सकता ध्यान ना दे पाते, है ना, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन में आपने देख लिया तो अब आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। सी, अलाई दरवाजा। ठीक है, कुतुब मीनार के नजदीक ही बना हुआ है। 24 नंबर, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को
वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आप चारों पढ़िए और बताइए क्यों नहीं माना है। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्या इसलिए? मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, इसलिए। धर्म तत्व मतलब मौलाना साहब मान लो, ठीक है, मौलाना, ठीक है। सुल्तान मतलब मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ कौन होगा? मौलाना ही होगा, ठीक है, उलेमा, मौलाना, जो भी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, या गैर मुसलमानों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो बर्नी ने क्या कारण दिया है, ये बर्नी का के हिसाब से बताना है आपको। बर्नी ने जो रीजन दिया उस पर क्या है क्या नहीं है उस पर नहीं जाना आपको। ये यूपीएससी वाला है ना। और भी यूपीएससी वाले आप डील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बर्नी ने कहा कि देखो भाई, यहां पर अधिकतर जो लोग हैं वो तो इस्लाम मान ही नहीं रहे हैं, इसलिए इस्लामी राज्य भी ये नहीं है ना। ये कारण दिया है। 25 नंबर, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, अरब, तातार। बताइए तो। जल्दी से बताइए। तुर्क, मंगोल, अरब, तातार। जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वो तुर्क थे, तुर्क, ठीक है। विजयनगर, एक मिनट, ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजय राय ने, हरिहर सेकंड ने, हरिहर और बुक्का ने, या बुक्का सेकंड ने? किसने की थी? जल्दी से, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसमें मतलब जो सीधा जहां सोचना ही नहीं है वो तो फैक्ट पे हो गया। अब फैक्ट पे क्या मतलब होता है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब चांस लेना है, थोड़ा सा दबाव डालना है दिमाग पे, उसके लिए आधा एक मिनट बहुत है ना। तो विजय राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1300, एक मिनट, 36 में। हाँ, हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? हम्म, बताइएगा कौन अफगान मूल के थे। सोचिए सोचिए सोचिए। ये लोदी थे जो अफगान मूल के थे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीन लोग मिले आपको, ठीक है। चलिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, ये आपको बताना है। तो सही कालानुक्रम छाटिए, देखिए, थोड़ा समय ले लीजिए, यहाँ पर यहाँ समय देना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। समय ले लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, उत्तर बस सही होना चाहिए, समय ले लीजिए। पहला विकल्प है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, या बहलोल खान लोदी। फिर सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल लोदी, इब्राहिम, सिकंदर शाह। क्या आंसर आप देंगे ये आप मुझे बताइए। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो जानते होंगे, बहलोल लोदी के बाद ये सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, इसके बाद ये बाबर से युद्ध होता है, ये निपट जाता है, ठीक है। ये वही सिकंदर शाह हैं जिन्होंने 1504 में कहीं कहीं 1504 लिखा है, कहीं कहीं 1506 लिखा है, आगरा की स्थापना की, आगरा शहर, है ना। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, ठीक। देखिए, बहलोल की लोधी का अगर टाइम पीरियड की अगर बात करूं, मैं कर ही दूं, क्यों रुका हूं, 1451 से 1489, और फिर 1517 से 1526 लिखा ही है, तो 1489 से 1517 तक ये रहेंगे, ठीक। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कहना चाह रहा हूं जो फैक्ट कहीं पे भी अगर आ जाए तो उसके आसपास के जितने भी फैक्ट हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेना चाहिए।
अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बताइए। मलिक काफूर, जफर खां, गाजी मलिक, उबेद खां। बताइए कौन था, जल्दी से बताइए। अजी ये गाजी मलिक था, जिसने मोहम्मद तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी मोहम्मद तुगलक शायद मैं बोल गया, गयासुद्दीन तुगलक, मैं गलती से बोल गया, शायद मोहम्मद तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने तुगलक राजवंश की स्थापना की। ठीक है। इसने मतलब बहुत सारे मंगोल आक्रमणों को उसने शून्य किया था, या कहें रोका था, उनको भगाया था, उनको हराया था। कहीं कहीं मिलता है कि उसने 29 अवसरों पर मंगोलों को हराया है। और मंगोल उस समय मतलब समझिए कि आदमी बचता था उनसे, लड़ना ना पड़े तो बढ़िया है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? कमेंट करेंगे जल्दी से। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया, देखता हूं किसने ध्यान से सुना है। कमेंट करेंगे जल्दी से। तुगलक। तुगलक, गाजी मलिक। ठीक है, तुगलक, गाजी मलिक या गयासुद्दीन मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब नहर व्यवस्था को जिसने बेहतर किया हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। नहर की तरफ जिसने ध्यान दिया कि सिंचाई के लिए नहरों की आवश्यकता है, वो बात है। क्योंकि उस समय समरसेबल पंप तो है नहीं, नलकूप भी नहीं है, या तो वर्षा का पानी है तो नदी और नहर का पानी, बस। तो नहर तो हर जगह तो जाएगी नहीं, तो नहर काटनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो किसने ध्यान दिया कि अगर नहरों को आपस में जोड़ दें या नहर का एक नहर निकाल दें नदी से, तो और सिंचाई बन सकती है। तो नहर की तरफ किसने ध्यान दिया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना था चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया? कौन है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? कौन है वो, कौन है? कौन सा शासक था? देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। आपको बताऊं कि इन्होंने दक्षिण विजय भी की थी, है ना, और बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास था, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो विजय तो इनकी खूब सारी हुई। तो इनको लगा कि भैया धर्म चलाते हैं। हालांकि इनके मित्र थे अलाउल मुल्क मुल्तानी, अलाउल मुल्क मुल्तानी थे, और कोतवाल भी थे इनके। और उन्होंने भाई इनको समझाया कि रहने दो, जरूरत नहीं है, उलेमा लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक नहीं है। हाँ, तो उलेमा लोग ने वैसे भी नाराजगी दिखाई रहते हैं, क्योंकि मुगीसुद्दीन से भी इनकी थोड़ा सा धर्म को लेकर के हो गई थी। मुगीसुद्दीन देखिए चाहते थे कि धर्म के अनुसार, इस्लामिक धर्म के अनुसार चले, जबकि अलाउद्दीन उसके अनुसार नहीं चाहता था। तो वैसे भी टकराव चल रहा था इनका। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? जल्दी से बताइएगा इसको। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, जैसे थोड़ी देर मैंने आपसे चर्चा की कि इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र विजित कर लिया था, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी। मैं मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा रुकने वाला मैं नहीं हूँ। आसान क्वेश्चन है भाई, आपको क्या ही रुकना यहाँ पर। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श बहुत सारा दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहलाया। कौन है, जरा बताइएगा जल्दी से। इल्तुतमिश है, बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है? कौन है लाख बख्श, कौन कहला रहा है? ये है डी,
कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पर। 570, 622, 642 या 670? बताइए, सीधे सीधे फैक्ट पे है, बहुत आसान है, ज्यादा समय यहाँ पर मैं नहीं रुकने वाला हूँ। अगर आपको रुकना है तो वीडियो यहाँ पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला हूँ। ये 570 ईस्वी है भाई, 570 ईस्वी है। ठीक है, चलिए, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबियों ने? हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जनता के संदर्भ में, है ना, इस पे आपको आना है। ये अरब हैं, अरब, अरब। ठीक, यूनानियों ने तो इंडिया कहा है, चीनियों ने इंतु कहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज 1, 2, 3 या कोई नहीं? और भी लिख देते हैं, कोई नहीं क्यों लिखा था, है ना, जल्दी से बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, पृथ्वीराज, वही जयचंद वाले पृथ्वीराज चौहान, जयचंद से जिनकी दुश्मनी थी, संयुक्ता का अपहरण किया था, वही वाले पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज 1, 2 या 3? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? कंदरिया महादेव, बताइए जल्दी से। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, जल्दी से, जल्दी से। ये चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो कहाँ है? तो एमपी के छतरपुर में। ठीक है, एमपी के छतरपुर में। निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? बताइएगा जल्दी से। पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? बताइए अब, जल्दी से बताइए। बता तो रहा हूं, छोटे मोटे राजवंश तो आप लोग पढ़ते ही नहीं है, ध्यान देते ही नहीं है, कौन दे? ठीक है, ना ही पुष्यमित्र शुंग ने, ना ही समुद्रगुप्त ने, ना ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये है प्रवरसेन प्रथम, जो वाकाटक वंशी है, वाकाटक वंशी। गुप्तों के वैवाहिक संबंध रहे हैं इनसे, वाकाटक राजवंश से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें तो आप पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन जब तक ना आ जाए। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टेटो द्वितीय, स्टेटो 1, मिनांडर या डिमेट्रियस? किसने किया था ये? बताइएगा। शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, बताइए। ये है स्टेटो द्वितीय, स्टेटो सेकंड, शीशे के सिक्के। ठीक है, वही शीशे जिसमें मुंह देखते हैं, वही वाला शीशा, कुछ और नहीं है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, क्या हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? बताइएगा। पहला भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो आसान से है भाई, ये तो आपको जवाब देने ही चाहिए। कठिन तो पहले मैंने रखे ही नहीं है, मैंने थोड़ा सा आसान से ही रखे हैं, है ना, जानबूझ के। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य राजवंश की स्थापना हो रही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले स्थापित कर रहे हैं ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए। मतलब मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने आसान आसान दिए हैं, आप लोग नहीं मान रहे थे। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563, 558, 561, 544? बताइएगा। जल्दी से। ये है 563, है ना। मृत्यु कब हुई थी? 483। वो याद रखिए ना, जहां पर बौद्ध संगीति पहली वाली होती है, उसकी डेट याद रखेंगे तो मौत का भी याद रखेगा, मृत्यु का भी याद रहेगा। ठीक है, आगे।
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइएगा इसको। महाभिनिष्क्रमण का क्या आशय आप समझते हैं? बताइए। महाभिनिष्क्रमण का क्या आशय आप लगाते हैं? महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या? क्या महापरिनिर्वाण, या उनका जन्म, या उनका प्रबोधन, या ग्रह त्याग? क्या ये है? ग्रह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या मेसोपोटामिया सभ्यता से? जल्दी से बताइएगा। इसमें तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से कोई छोड़ेगा ही नहीं, सब के सब। अगर रुके होंगे तो और डर के भाग गए होंगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर ये भी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कई बार आप शुरुआत में कठिन क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, अरे ये क्या पूछ लिया, और उसमें बीपी बढ़ जाता है, और फिर आगे आते हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो एक क्लासिक उदाहरण है आपके सामने आज का जो मैंने सेशन रखा है। शुरुआत में आ गया, बीपी बढ़ गया, परेशान, समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, सांसें बढ़ गई हैं, पानी पे पानी पी रहे हैं, और आगे पता चला जो आसान है वो भी गड़बड़ कर दी उसी चक्कर में। खैर, तो हप्पा जो है सिंधु सभ्यता से संबद्धता रखती, भाई एक ही है, दोनों नाम अलग अलग बस कहा है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ये एक एक शब्द को मैंने समझाया है। तो आपसे उत्तर अपेक्षित है, देखते हैं आप क्या उत्तर देते हैं। ये है आद्य ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक वो होता है जहां पर मानव के कोई लिखित साक्ष्य ना मिले हो। आद्य ऐतिहासिक वो होता है जब मानव के लिखित साक्ष्य तो मिले हो लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आद्य ऐतिहासिक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मैं एक बार क्लीन करके आपको बता दूं, इसको हटा के मैं तब बता दूं आपको। इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक, मतलब बी। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, मैं ज्यादा नहीं रुकने वाला हूं, जल्दी से आंसर देना है। मैं ज्यादा यहां पर समय नहीं लगाने वाला हूं। आंसर है ऋग्वेद। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, ये बताइएगा आप लोग, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, बताइएगा। आर्य शब्द का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए शब्द पर। अर्थ पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एक उत्तम व्यक्ति, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, है ना। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बताइएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से याद कीजिए। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंशी, कोलीय वंशी, ठीक है, कोलीय वंशी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को। उसने उत्तरापथ और दक्षिणापथ ज्यादातर जो राज्य हैं सबको विजित किया था, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा लगा आपको। अगर आपको लगता है सर ये सुधार होना चाहिए, उसको आप बताएंगे, वो भी स्वीकार करने की कोशिश की जाएगी, मतलब संभव होगा तो क्यों नहीं। हाँ, और लगता है कि नहीं सर ठीक है, बेहतर है, ऐसे चलाया जाना चाहिए, तो ऐसे चला दिया जाएगा, है ना। और या आपके पास कोई सुझाव है क्या जहां पर हम लोग और बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो उसको भी बताइए, अपने जो राय है जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और इसमें आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, और इसको कंटिन्यू ऐसे करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल बताइए। साथ ही साथ अगर आप इसको लाइव चाहते हैं तो भी बताइए, है ना। तो उसमें फिर आप कमेंट करके सब बताएंगे। और अगर ठीक ठाक संख्या रही लाइव की, क्योंकि वहां पर देखिए ऐसे तो ठीक है, लेकिन लाइव में आपसे उत्तर अपेक्षित होगा, और लाइव में कई बार आप लोग मतलब चूंकि नए होते हो तो बड़ा संकोच करते हो, उत्तर दें कि ना दें, करें तो क्या करें, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन नहीं पता, मतलब बैड लक है मेरा कि सोचते हो आप, नहीं सोचना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा बताइएगा, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो उसको बताइएगा, ठीक है। और आपसे बताना चाहूंगा एक बात और, क्या कि कल से मतलब कल से नहीं, आज से ही एक्चुअली में, तो
6 बजे आपको 6 से 7 मिलेगी क्लास एनसीईआरटी की। रुकिए मैं स्याही चेंज कर लूँ वरना वो दिखेगा नहीं आपको। एक मिनट। शाम को 6 से 7 PM पर आपको मिलेगी एनसीईआरटी सीरीज इसी चैनल पर, ठीक है, मेरे द्वारा हिस्ट्री का, ठीक है। और जब अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है, नहीं किया तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपको ऐसी तरीके से क्लासेस मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो नहीं किया तो कर लीजिए लर्निंग ऐप, ठीक है। लर्निंग ऐप पर आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉलो भी कर लेंगे। क्यों फॉलो कर लेंगे वो भी बताता हूँ। क्लास जो 12 की एनसीईआरटी में करा रहा हूँ वहाँ पर, जो कि आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में मददगार है। और वहाँ पर जो एंशियंट हिस्ट्री जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, वो सीरीज वहाँ पर कंटिन्यू हो रहेगी रात के 9 बजे। 9 बजे ये हिस्ट्री चलेगी और ये 7:30 से 8:30 ये चलेगा जो IR वाली का है। तो ये जानकारी आपके लिए, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये प्रयास कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले सेशन में।